बहुत स्वागत है आपका द हिमांशु ट्यूटोरियल के आज के इस नए एपिसोड में। जैसा कि हम जानते हैं सीटेट की जो परीक्षाएं हैं वो फरवरी 2026 में आयोजित होने वाली हैं। उसको लेकर के जो विद्यार्थी हैं वो अपने तैयारियों को बहुत तेज़ कर चुके हैं और धीरे धीरे सभी विद्यार्थी, चाहे वो प्रशिक्षु बीएड के हों या डीएलएड के हों, वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो ऐसे में इस सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज के क्लास में हम लोग आनुवंशिकता और वातावरण के संबंध में जानेंगे। जैसा कि पता है आप सभी को कि जो आनुवंशिक गुण है, आनुवंशिकता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आनुवंशिकता क्या है, हेरिडिटी क्या है। तो यदि हम परिभाषित करने का प्रयास करें आनुवंशिकता को, तो हमें ज्ञात होगा कि हमारे पूर्वजों से प्राप्त वो सभी गुण, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, कहीं ना कहीं वही हमारा आनुवंशिकता है, जिसे हम अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। यदि हम उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करें, जो हमारे दादाजी से प्राप्त जो अनुवांशिकी गुण है वो हमारे पिताजी में है, पिताजी से प्राप्त कुछ ना कुछ अनुवांशिक गुण मेरे में है। तो इसी तरीके से यदि हम समझते हैं तो एक बालक के संदर्भ में कि एक बालक में जो अनुवांशिकी होती है, अनुवांशिक गुण होते हैं, वो कैसे प्रभावित करता है उसको। तो हमने अभी देखा कि आनुवंशिकता क्या है। और हाँ, एक चीज़ और कि आनुवंशिकता को हम ऐसे देखें कि जो आनुवंशिकता है वो विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रभावित करता है। और ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ, आनुवंशिक गुण भी एक बालक के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता को हम स्थिर सामाजिक संरचना भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो आनुवंशिक गुण है बालकों में वो परिलक्षित होता है, उसे हम देख पाते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि आनुवंशिकता का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले शारीरिक बनावट, क्योंकि जो आनुवंशिक गुण है, अगर हम ऐसा देखें कि एक कोई बालक की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, भार, ये सभी चीज़ें, तो शारीरिक बनावट पे भी आनुवंशिकता का एक गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा हम करेंगे बुद्धि स्तर। यदि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि यदि पिता कुशाग्र बुद्धि के हैं, तेज बुद्धि के हैं, तो संभवतः ऐसा माना जाता है कि जो उनका अगली पीढ़ी होगी, जो उनके वंशज होंगे, उनमें भी बुद्धि लब्धि उसी प्रकार से कमोवेश होगा जो कि उनके पिता या उनके पूर्वजों में दिखाई देता है। आगे हम बात करेंगे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कैसी होगी। तो यदि हम ऐसी बातें करें कि जब एक छोटा बालक बचपन से बड़ा होता है, आनुवंशिकता तो उसे प्राप्त ही होता है अपने पूर्वजों से, साथ ही साथ वातावरण। तो वातावरण सबसे पहले कहाँ बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो अपने परिवार, माता पिता, घर के लोगों के साथ रहता है। वहाँ से जब उसे एक शुद्ध वातावरण मिले, एक अच्छा वातावरण मिले, तो कहीं ना कहीं उस बालक का व्यक्तित्व सामने दिखाई देता है। और वो व्यक्तित्व कैसा होगा, जैसा कि एक तो उसके आनुवंशिक गुण जो उसके माता पिता से प्राप्त है, दूसरा वातावरण जो उसके परिवार के अन्य सदस्यों से उसे प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है, व्यक्तित्व को भी आनुवंशिकता प्रभावित करता है। अभी हमने देखा कि आनुवंशिकता क्या है। अब हम बात करेंगे कि वातावरण के संदर्भ में। वातावरण को यदि हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो एक लाइन में कहा जा सकता है कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें दिखाई देती है वो वातावरण का ही एक पार्ट है, एक भाग है। चाहे वो समाज, परिवार, आस पड़ोस, ये सभी चीज़, वन, जंगल, वायु, ये तमाम चीज़ें सबसे मिलकर के ही हम कहीं ना कहीं वातावरण की संकल्पना कर सकते हैं। तो यही वातावरण का परिभाषा है। और ये बालक पे कैसा प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव बालक पे क्यों पड़ता है। जैसा कि हमें पता है, आप सभी को पता होगा कि जो वातावरण का प्रभाव है
वो बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब एक छोटा बालक, जिसे हम ब्लैंक पेपर कहते हैं, कि उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ही ब्लैंक होती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, समाज में जाता है, समाज से अंतःक्रिया करता है। जब वो समाज के अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है तो जैसे माहौल उस बालक को प्राप्त होता है, उसी के अकॉर्डिंग बालक अपना व्यवहार करता है, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ, मित्र मंडली में। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छा वातावरण हम यदि बच्चे को प्रदान करें तो हम बड़ी आश्वस्त रह सकते हैं कि वो जो बालक है उसका जो विकास है वो सही दिशा में उसका विकास अग्रसित होगा, आगे बढ़ेगा। और हम अब देखते हैं कि वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। पहला, शारीरिक प्रभाव कैसे, जैसे मतलब कि जो शारीरिक लक्षण है वो कैसे प्रभावित हो सकता है। तो जैसा कि देखा जाता है कि गर्म प्रदेशों में के जो लोग होते हैं वो प्रायः काले होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ठंडे प्रदेशों में, यदि ठंडे प्रदेश के लोगों की बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका जो कलर होता है वो इस तरीके का दिखाई देता है। वहीं कार्य क्षमता में भी अलग अंतर है, दोनों का कार्य क्षमता अलग अलग होता है। अगर हम देखें कि जो गर्म प्रदेश में रहने वाले वो लोग हैं वो कम आलसी होते हैं, परिश्रमिक होते हैं, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम कि बुद्धि, वातावरण का प्रभाव बुद्धि पे कैसे पड़ता है। तो वातावरण का प्रभाव, जैसा कि हमने अभी आपके साथ चर्चा किया कि जो वातावरण है, बालक को यदि अच्छा वातावरण प्राप्त होगा, अगर बालक को हम सही वातावरण देंगे तो उसका जो विकास है वो उचित होगा, सही दिशा में होगा। तो अगर हम पूर्ण रूपेण दोनों को देखें, आनुवंशिकता और वातावरण का, तो बालक के चहुमुखी विकास में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का एकदम गहरा प्रभाव पड़ता है। और इससे कहीं ना कहीं जो आनुवंशिकता और वातावरण, इससे सीटेट में प्रश्न भी आपके बहुत पूछे गए हैं। कुछ और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जैसे शिक्षा पर प्रभाव। यदि शिक्षित समाज होगा, शिक्षित परिवेश होगा, शिक्षित परिवार में बच्चा जिस परिवार में जन्म लिया है वहाँ की जो माहौल है, जहाँ वहाँ का जो वातावरण है, यदि वो शिक्षा के प्रति जागरूक है तो कहीं ना कहीं बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सहूलियत होता है। और वहीं यदि हम दूसरे पक्ष की बात करें, जहाँ शिक्षा की कोई संकल्पना नहीं है, शिक्षा व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है लोगों का, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में वातावरण का प्रभाव शिक्षा पर भी गहरा पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य, यदि स्वस्थ कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है ना। यदि हम स्वस्थ हैं तो आप पढ़ाई में, खेल में या अन्य क्रियाकलापों में आपकी सहभागिता जो है वो अग्रिम चोटी की होगी। तो ऐसे में वातावरण का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि इस आनुवंशिकता और वातावरण चैप्टर से संबंधित है। एक लाइन आता है कि जो आनुवंशिकता और वातावरण है उसके अंतः क्रिया का जो परिणाम है वो बालक का विकास है। यदि बालक का सही विकास होता है तो उसमें कहीं ना कहीं आनुवंशिकता और वातावरण का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें क्या है, तो आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब डिपेंड्स अपॉन ईच अदर, एक के बिना दूसरे का कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। यदि हम आनुवांशिक गुण आपके सही हैं और कहीं ना कहीं वातावरण उचित नहीं प्राप्त होता है एक बालक को, तो देखा जाता है कि वो बालक दिग्भ्रमित हो जाता है, वो बालक अपने मार्ग से भटक जाता है। और तत्पश्चात जब वो एक किशोर बनता है तो वो हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, अपने खुद व्यक्तित्व के लिए उचित कार्यों में नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आनुवंशिकता और वातावरण है वो दोनों का एक दूसरे का पूरक है। अगले बिंदु की बात करें तो वातावरण और आनुवंशिकता का मिश्रण
बालक के प्रत्येक विकास में परिलक्षित होता है। यदि वो बालक खेलने में तेज है, अर्थात उसके पिताजी या ऐसे कोई पूर्वज जो अनुवांशिक गुण है कि वो बच्चा खेल की भावना से आगे बढ़ रहा है, और यदि उसको उचित वातावरण भी मिल जाए, देन वो बच्चा उस क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा। ठीक है। और यदि अनुवांशिक गुण है, वातावरण नहीं है, तब क्या होगा? तब उस स्थिति में हम देखते हैं कि जो बालक है वो अपना सही उस क्षेत्र में विकास नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से हमने अभी क्या समझा? अनुवांशिकता और वातावरण। एक चीज़ और है अनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित, कि अनुवांशिकता जो है वो तो ठीक है कि आपके पूर्वजों से प्राप्त होता है, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, प्रत्येक चीज़। लेकिन कहीं ना कहीं जो वातावरण शब्द है उस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। बच्चा छोटा होता है, वो धीरे धीरे विकसित होता है, और अगर सही उचित वातावरण न मिले तो उसका परिणाम ऐसा होता है कि बालक अपना विकास नहीं कर पाता है। ऐसे में बालक अपने वास्तविक लक्ष्य से दिग्भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है। तो ये था आज का विषय बिंदु, अनुवांशिकता और वातावरण।